वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर 11 बिजनेस स्टडीज। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, बिजनेस के बारे में पढ़ रहे थे और उसके क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे। हमने देखा था इंडस्ट्री और एक तरफ देखा था कॉमर्स। हम लोगों ने इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ लिया था, ठीक है। इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट अब हम आएंगे कॉमर्स के क्लासिफिकेशन पे कि कॉमर्स क्या है और कॉमर्स में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है। तो बेसिकली ना कॉमर्स में दो तरीके की एक्टिविटीज होती है। हमारा जो कॉमर्स रहता है उसमें दो तरीके की एक्टिविटीज है। पहला ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। पहला है ट्रेड, दूसरा है हमारे पास ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब एक एक करके समझते हैं कि व्हाट इज ट्रेड। अगर हम ट्रेड की बात करें ना तो ट्रेड इज सिंपली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड, ठीक है। मैं यहां साइड हटता हूं, जरा डेफिनेशन लिख लो ट्रेड की। आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज ट्रेड? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज ट्रेड। लिखा? फिर नेक्स्ट लिखो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब डेफिनेशन लिखो नेक्स्ट, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब वो होता है ऐसी सारी एक्टिविटीज जो ट्रेड को करने में सपोर्ट करेगी। द एक्टिविटीज विच असिस्ट द फ्लो ऑफ ट्रेड इज नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड मतलब क्या? हमने बाइंग कर ली, सेलिंग कर ली गुड्स की, लेकिन बाइंग और सेलिंग करने में बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है हमारे पास कि हमारे पास पैसा कितना है, हमने सामान खरीदा है तो रखेंगे कहाँ, अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे। जितना भी काम है हमारे पास जो ट्रेड को असिस्ट करेगा, जो ट्रेड को सपोर्ट करेगा फ्लो मेंटेन करने के लिए, दैट विल कम अंडर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। एक एक करके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हम लोग आ गए ट्रेड पे। अब ट्रेड दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या कि अगर मैं जिस कंट्री में मेरा रेसिडेंस है, जिस कंट्री में मैं रह रहा हूं, अगर उस कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर ही मैं अगर बाइंग एंड सेलिंग कंटिन्यू कर रहा हूं गुड्स की, दैट इज इंटरनल ट्रेड, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और अगर मैं यही ट्रेड इंडिया, या फिर अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं तो अगर मैं यही ट्रेड इंडिया के बाहर कर रहा हूं, अगर मैं अपना सामान इंडिया से बाहर बेच रहा हूं या फिर बाहर से कई सामान मैं इंडिया के अंदर परचेज कर रहा हूं, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। तो कॉमर्स के दो तरीके के क्लासिफिकेशन, पहला है ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और फिर जब मैं ट्रेड के क्लासिफिकेशन पे आया तो ट्रेड के फिर दो क्लासिफिकेशन, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड बता दिया, एक्सटर्नल ट्रेड बता दिया, अब इनके फर्दर अपन डिविजन देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। इंटरनल ट्रेड में आती है दो तरीके की ट्रेडिंग, एक आता है होलसेल और एक होता है रिटेल। ये नाम तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। होलसेल क्या होता है? अगर मैं इकट्ठा सामान बहुत सारा ज्यादा स्टॉक में परचेज कर रहा हूं तो मुझे उसके रेट में फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने होलसेल में परचेज करा है। अगर मैं ज्यादा चीजें लूंगा एक साथ मार्केट से तो मुझे उसका रेट कम मिलेगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इंडस्ट्री से उठाया, बहुत सारा आउटलेट से, ठीक है, या फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उसके पास से ना एक बड़े बिजनेसमैन से उठाया, ज्यादा स्टॉक में उठाया तो मुझे रेट में फायदा मिलेगा। तो दिस इज होलसेल इंटरनल ट्रेड। फिर आता है रिटेल। रिटेल मतलब कि मैं अगर एक किसी शॉप पे जाके एक पैकेट ले रहा हूँ, अब जो शॉपकीपर है उसने तो इकट्ठे 500 पैकेट लिए थे तो उसको तो रेट में फायदा मिला, लेकिन अगर मैं अब शॉप पर जाके एक पैकेट ले रहा हूं तो मुझे रेट में कोई फायदा मिलेगा, दैट इज रिटेल डीलिंग, ठीक है। मैंने एक दो पैकेट किसी शॉप से लिए जो रिटेल परचेज रिटेल सेलिंग कर रहे थे, तो वो वाली क्या चीज आएगी हमारी रिटेल में, जिसमें हमको प्राइस में ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हमको बार बार कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, हमने जहां पर कहीं भी आसपास शॉप है वहां से हम परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहता है इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेडिंग। नेक्स्ट इंटरनल ट्रेड के बाद आता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल में तो हो गया जब हम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी काम कर रहे थे, तो होलसेल में ले लो या तो रिटेल में ले लो या तो इकट्ठा ले लो या थोड़ा थोड़ा करके ले लो। जब हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं तो एक्सटर्नल ट्रेड में हमने क्या बोला कि यहाँ पर अब हमारी कंट्री के अलावा कोई और कंट्री की बाउंड्रीज भी शेयर होने वाली है ट्रेड में। तो इसमें तीन तरीके से डीलिंग होती है। पहला होता है इंपोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट, तीसरा होता है एंट्री पोर्ट, ठीक है। व्हाट इज इंपोर्ट? इंपोर्ट मतलब कि जब मुझे मेरी कंट्री में जिस सामान की जरूरत है अगर वो वहां अवेलेबल नहीं है
तो मैं बाहर किसी कंट्री से वो सामान अपनी कंट्री में इंपोर्ट करूंगा, बाहर किसी कंट्री से वो पर्टिकुलर कमोडिटी मैं परचेज करूंगा। तो जब हम किसी बाहर वाली कंट्री से हमारी कंट्री में सामान परचेज करते हैं, जिसके बदले में हम उसको पैसा दे रहे हैं, या पैसा दे रहे हैं, इकोनॉमिक फंड्स दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ। मतलब हमने क्या करा, परचेज करा, बाहर कंट्री से हमारी कंट्री में परचेज करा, दैट इज इंपोर्ट। अब मान लो कि हमारी कंट्री में किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो हमारी कंट्री में जो कंजम्पशन है इतना नहीं है, ठीक है। मान लो कि अगर मेरी कंट्री में एक पर्टिकुलर कमोडिटी के मैं 10,000 पैकेट बना रहा हूँ, लेकिन मेरी कंट्री वाले सिर्फ 6,000 में हो जाता है मेरी कंट्री का काम, उससे ज्यादा का कंजम्पशन नहीं है, तो बाकी के 4,000 का मैं क्या करूंगा, ऐसी कंट्रीज को सेल करूंगा जहां पर इस चीज की जरूरत है, जहां पर इस चीज का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर नहीं है। मतलब अब मैं मेरे यहाँ का सामान दूसरी कंट्री में सेल करूंगा जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है, दिस इज एक्सपोर्ट। जब हमारे यहाँ का सामान हमारे यहाँ से बाहर जाएगा ना, दैट इज एक्सपोर्ट। अब नेक्स्ट आता है एंट्री पोर्ट। अब देखो एंट्री पोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट हो गया कि हमने सामान लिया बाहर से, एक्सपोर्ट मतलब हो गया कि हमने सामान बेच दिया बाहर। एंट्री पोर्ट का मतलब क्या होता है, दिस इज लाइक अ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब यहां पर क्या है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। हमने सामान, मान लो ए ने बी को सामान बेचा, ए से सामान गया बी की तरफ, ठीक है। तो जब ए से बी की तरफ जाएगा तो बी के लिए ये इंपोर्ट हो गया, ए के लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। फिर अब यही सामान बी से किसकी तरफ जाएगा, सी की तरफ। मान लेते हैं हम लोग कि ये ए और सी में कोई लिंक ही नहीं था, ठीक है, या फिर हम बोल लेते ए और सी में आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। तो अब अगर मुझे सी तक पहुंचाना है, यहाँ पे तो कोई रूट है नहीं, तो अब उसको ए से बी तक जाना पड़ेगा और फिर बी से सी तक जाएगा। तो ए ने सामान किसको भेज दिया, बी को भेज दिया, तो बी के लिए इंपोर्ट हो गया, ए के लिए एक्सपोर्ट हो गया। अब बी से ये सामान किसकी तरफ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। तो अब यहां से जब बी के सी की तरफ गया तो सी के लिए इंपोर्ट हो गया और बी के लिए एक्सपोर्ट हो गया। अल्टीमेटली ए से लेकर सी तक हमको सामान पहुंचाना था। तो जब ये 3 कंट्रीज या उससे ज्यादा कंट्रीज आपस में इन्वॉल्व हो जाती है ना, कि हमको पहले यहां से यहां पहुंचाओ, फिर यहां से यहां पहुंचाओ, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक साथ काम करता है जिस सिचुएशन में, दिस इज एंट्री पोर्ट। ये भी एक एक्सटर्नल ट्रेड का टाइप होता है, ठीक है, एंट्री पोर्ट। तो ट्रेड के क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में होलसेल और रिटेल, एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। ये ट्रेड वाला पोर्शन नोट करो, उसके बाद में फिर अपन ऑक्सिलरीज पे आते हैं, ठीक है। फोटो लेना है, जो करना है सारा ले लो। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब व्हाट आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, हमने बोला था ऑक्सिलरीज मतलब कि हमको ये जो ट्रेड वाली चीजें है, ट्रेड वाली चीजों को असिस्ट करने के लिए, ट्रेड वाली चीजों को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जिन जिन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब देखो ऑक्सिलरीज, पहला ट्रांसपोर्टेशन। अगर मुझे ट्रेड करना है तो ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा बाय द मीन्स ऑफ, मैं वो किससे कर रहा हूँ, ट्रेन से भेज रहा हूँ, रेलवेज हो गया, ट्रेन से हमने बोला, जैसे एयरवेज हो गया, उसके बाद में वाटरवेज हो गया कि शिप्स के थ्रू हमको सेल करना है, या फिर अगर एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाना है तो ट्रेन भी हो सकती है, बसेस हो सकती है, ट्रक्स हो सकते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हमको रिक्वायरमेंट है, दैट विल बी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दूसरा वेयर हाउसिंग, हमने इकट्ठा सामान तो ले लिया, मान लो कि अगर तुमको बाहर किसी कंट्री में सामान बुलवाना है, बाहर किसी कंट्री से, तो हर दिन का सामान तो बुलवाएंगे नहीं ना, कि रोज आज इतना भेज दो, आज इतना भेज दो, हम तो इकट्ठा स्टॉक बुलवाएंगे। तो इकट्ठा स्टॉक बुलवाने के लिए, अगर मैं साल भर का इकट्ठा स्टॉक बुलवा रहा हूं, तो मेरे पास ऐसी जगह होनी चाहिए ना, ऐसी प्रॉपर प्लेसेस बनी हुई होनी चाहिए जहां पर मैं उन सामान को स्टोर कर सकूं, दैट इज वेयर हाउसिंग। मेरे पास वेयर हाउस रेडी होना चाहिए जहां पर हम स्टोरेज का काम करेंगे, जो भी सामान हमने परचेज किया है बाहर से, या फिर ऐसा बहुत सारा प्रोडक्शन हमने करके रखा है जिसको मैं अलग से स्टोर करके रखने वाला हूं, जो आगे मुझे काम आएगा। तो ये हो गया वेयर हाउस। फिर अगली चीज बैंकिंग एंड फाइनेंस। ट्रेड के लिए बैंकिंग और फाइनेंस बहुत जरूरी है, कि अगर मुझे सामान खरीदना है, मेरे पास उस टाइम पे इतना पैसा नहीं है, मैंने बाहर किसी कंट्री से सामान तो ले लिया, लेकिन मेरे पास कब सामान आएगा, जब मैं ये सामान अपने
पब्लिक को बेचूंगा। तो पहले तो मुझे खरीदना है, तो पहले मुझे पैसा तो देना पड़ेगा ना, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बैंकिंग की हेल्प लूंगा, बैंक से लोन लूंगा, ठीक है, फाइनेंस, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स हो गए, तो मैं यहां से इनसे क्या करूंगा, लोन लूंगा, जो मैं पैसा उधार लूंगा और उससे क्या करूंगा, परचेज करूंगा। तो वो भी मेरे ट्रेड में हेल्प कर ही रहा है एक तरीके से, बैंकिंग एंड फाइनेंस भी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस की, भैया जो सामान लिया उसका इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा, आगे चल के कुछ भी अगर अनसर्टेनिटीज होती है तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो हमको बैंकिंग एंड फाइनेंस के बाद में इंश्योरेंस की भी जरूरत है। जब मेरा ये काम हो गया, उसके बाद में भैया सामान अगर मुझे बेचना है कोई भी, तो मुझे उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजिंग भी जरूरी है। एडवर्टाइजिंग किसी भी मीन से हो सकती है, माउथ पब्लिसिटी हो सकती है, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, आर्टिकल्स, कुछ भी तरीके से, मैं पैम्पलेट्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एडवर्टाइजिंग करना भी जरूरी है। तो ट्रेड को असिस्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ट्रेड को कामयाब करने के लिए यूज होते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, इसमें वेयर हाउसिंग आता है, ट्रांसपोर्टेशन की किस तरीके से सामान भेजना है, कैसे बुलाना है, कौन से मीन्स के थ्रू, वेयर हाउसिंग किस तरीके से स्टोरेज करना है, फिर आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो हमको जो लोन कंसीडर करना पड़ेगा, सारी चीजें, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग, ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं किसमें, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। तो हमने क्या करा, आज कॉमर्स का पूरा क्लासिफिकेशन देखा। पिछले वीडियो में अगर याद हो तो हमने इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा था। इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन के बाद कॉमर्स के क्लासिफिकेशन में दो एक्टिविटीज होती है, या तो ट्रेड होता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और वही बाइंग एंड सेलिंग को सपोर्ट या असिस्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ट्रेड होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, होलसेल और रिटेल, या तो इकट्ठा स्टॉक खरीद लो या थोड़ा थोड़ा जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसा खरीदो। एक्सटर्नल में क्या होता है, इंपोर्ट, या तो सामान बाहर से खरीदो, एक्सपोर्ट, या तो सामान बाहर बेचो, या एंट्री पोर्ट, एक से खरीदा दूसरे को बेचा, एक को बेचा उसने किसी तीसरे को बेच दिया, ठीक है, मतलब जहां पर नंबर ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए साथ में इन्वॉल्व होती है, दैट इज एंट्री पोर्ट। ट्रेड वाला पोर्शन जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज में ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर ये कॉमर्स वाला क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये पूरा अच्छे से नोट कर लो, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट आर बिजनेस रिस्क? हम जो भी बिजनेस करते हैं ना उसमें किसी ना किसी तरह की रिस्क तो रहती है। रिस्क फैक्टर हर बिजनेस में रहता है। अगर मैं पैसा लगा रहा हूं, क्या मैं उस पैसे से प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा, ये रिस्क है मेरे पास। अगर मैंने पैसा, मेरे पास नहीं था तो मैंने बैंक से लिया पैसा लगाने के लिए, मतलब मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा नहीं था तो वो भी मुझे उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी पैसा मैं वापस बैंक को रिटर्न कर पाऊंगा या नहीं, दैट इज ऑल्सो रिस्क। अगर मैंने फैक्ट्री सेटअप करी है तो वो फैक्ट्री चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, दैट इज ऑल्सो रिस्क। अगर मैंने बंदों को काम पे रखा है तो क्या मैं उनकी सैलरी दे पाऊंगा, दैट इज ऑल्सो रिस्क। फैक्ट्री की जो मशीन है वो कितने टाइम तक चलेगी, दैट इज ऑल्सो रिस्क। अगर वहां पे कोई अनसर्टेनिटीज क्रिएट होती है, दैट इज ऑल्सो रिस्क। तो व्हाट आर बिजनेस रिस्क? अगर बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन हम बोले तो बिजनेस रिस्क इज द काइंड ऑफ uncertainties that are probable for a business enterprises are termed as business risk। जितने भी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज हो सकती है, चाहे वो फैक्ट्री में आग लग रही हो, चाहे वर्कर काम पे नहीं आ रहे, वर्कर स्ट्राइक कर दिए, या फिर हमारा रॉ मटेरियल्स जल गया, कुछ भी हो गया, जो भी बिजनेस में पैसा डूब गया, फैक्ट्री जल गई, अगर पैसा
डूब गया है तो बैंक को लोन देना है, दैट इज ऑल्सो बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो हमको अगर बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक हम रिस्क उठा के काम नहीं करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का रिस्क हो, रॉ मटेरियल्स का रिस्क हो, या फिर किसी भी एन नंबर ऑफ वेज का रिस्क हो, जब तक हम रिस्क नहीं उठाएंगे ना, हम लोग ज्यादा प्रॉफिट जनरेट के बारे में सोच ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक हम रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक हमको कोई भी चीजें आगे की समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से ये काम आगे बढ़ने वाला है। जब हम लोग चीजों को एनालाइज करेंगे उसके बाद ही हम उस चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस हम लोग चला ही नहीं सकते। तो पहला तो ये रिस्क है। या फिर बहुत सारे ऐसे रिस्क भी होते हैं, मैंने जिस जगह पे फैक्ट्री लगा के रखी है, मान लो कि मुझे वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मैंने एक कोस्टल एरिया के अराउंड एक प्लांट लगा के रखा है। मान लो सुनामी आ गई, प्लांट हट गया, ये भी रिस्क हुआ। ठीक है, ऐसी जगह पर मैंने बिल्डिंग बना के रखी है जहां पे अर्थक्वेक आ सकता है, आ गया अर्थक्वेक आ गया, दैट इज ऑल्सो बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो हर तरीके के रिस्क होते हैं। कौन कौन से टाइप के रिस्क होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे आने वाले जो सेशन है उसमें हम टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि बिजनेस रिस्क होती क्या है। तो एक बिजनेस के लिए जितनी भी टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो सकती है, दैट ऑल कम्स अंडर बिजनेस रिस्क। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लो। उसके बाद में हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस रिस्क जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए एक लाइन बोली जाती है, प्रॉफिट आर द रिवॉर्ड्स फॉर बिजनेस रिस्क। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना बिजनेस में, तब तक उसके रिवॉर्ड में आपको प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। जब आप रिस्क लेंगे तभी हमको प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, तभी आपको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन और स्टेटमेंट। द काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज दैट आर प्रोबेबल for a business enterprise are termed as business risk। ठीक है, चलो इसी के साथ अपन ये वाला सेशन एंड करते हैं। आगे वाले सेशन में हम बिजनेस रिस्क के नेचर को समझेंगे, बिजनेस रिस्क के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं ये भी हम समझेंगे।